हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीएल 2023 के प्री में पूछे गए 14 जुलाई के शिफ्ट 4 के मैथ के 25 सवालों का सब सॉल्यूशन। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ये आपको वेन डायग्राम दिया है, इसमें बताना है आपको कि वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनी का औसत हज़ार की संख्या में कितना होगा। यानी कि वर्ष 18 में ए, बी, सी और डी। तो अगर हम इन चारों को ऐड करते हैं 25 + 30 + 35 और +70, तो आपको आ जाता है 25, 30, 35, 55 और ये आपको हो गया 180। 180 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो इनका औसत आ जाएगा, ये आपका आ गया 45। यानी कि 45 आया है तो आपसे पूछा है हज़ार में, तो इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45,000। यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11 और 15 है। आपको दिया हुआ है किसी स्कूल में संख्या है बॉयज़ और गर्ल, बॉयज़ की संख्या और गर्ल की संख्या का अनुपात है आपका 11 और 15। 11 और 15 यहाँ पे अनुपात दिया है। तो अभी आपसे पूछा है यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 2 से अधिक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे है 4 यूनिट का अंतर और आपको दिया हुआ है 200 यूनिट, यानी कि 200 यूनिट इससे ज़्यादा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 200। तो अभी आपसे पूछी है तो इस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो बॉयज़ की संख्या आपकी बता दी है 11 यूनिट की। तो 4 यूनिट की वैल्यू 200 है, यानी कि इसका 50 गुना, तो 11 का 50 गुना हो जाएगा आपका 11 × 50 करेंगे हम। 11 × 50 करेंगे तो आपका आ जाएगा 550, यानी कि उस स्कूल में बॉयज़ की संख्या 550 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे बताना है कि वर्ष 1998 में कारखाना PQR में निर्मित मिठाई और उसी वर्ष कारखानों में STU में निर्मित अनुपात क्या होगा। वर्ष 1998 की अगर हम गणना करते हैं PQR यानी कि 3, इनका टोटल PQR होगा 178 + 240 + 150 का अनुपात किससे पूछा है आपसे, उसी वर्ष में STUV यानी कि इन 3 का। तो लास्ट वाले को इन तीनों को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा आपका 130 हो गया और 177 हो गया और 192 हो गया। तो अभी हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो आएगा 17 और 24 21 से 567 और ये हो गया आपका 499। तो ये आपका 499 होंगे। तो यानी कि हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अगर हम उसकी आय की गणना करते हैं तो आय होता है इनकम और इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम आपकी 8 इसकी 8 है और एक्सपेंडिचर दिया है इसकी 5 यूनिट, तो 8 में से 5 गए 3, यानी कि उसकी सेविंग 3 होगी। तो ऐसे सवालों को हम एलिगेशन से प्रायोरिटी देते हैं कि एलिगेशन से करें, तो हम एलिगेशन से करते हैं। अगर इसमें हम एलिगेशन लगाते हैं तो 5 और ये सेविंग और एक्सपेंडिचर का अनुपात आपको दिया है 5 और 3 और 5। तो भी उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि है आय में। तो हम आय में इसकी गणना कर देते हैं, यहाँ से 30% उसके व्यय में खर्च होता है और 20% उसकी व्यय आय टोटल ओवरऑल आय में वृद्धि है। तो अभी आपसे पूछा है कि उसकी सेविंग में कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि या कमी जितनी भी होगी। तो हम देखते हैं, ये माना हमें कोई ये फाइंड करनी है, तो 30 में से 20 गए, या आ गया 10, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो अभी आपसे पूछा है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 5 की हो गई आपकी 50/3। 50/3, तो 20 में से 50/3 घटाएंगे 20, ये 50/3 आ गई। तो इसमें से माइनस करते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका 20 में से 50/3 माइनस करते हैं तो 20 या 60 और -50 करते हैं तो 10/3, यानी कि 3 सही 1/3 की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना है अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो बताना है आपको, इसे सोल्व करेंगे।
कि 7 में से ये हो गया आपका 7 दूनी 14 और 14 और 3 से डिवाइड करके 3 बार 14 माइनस 2 हो गया और ये हो गया आपका डिवाइड में हो गया 4 और 2 6 का स्क्वायर करेंगे हम 36 6 का स्क्वायर करेंगे हम ये आ जाएगा आपका 36 और 2 से काटेंगे 18 बार और ये हो जाएगा आपका 14 में 12/18 यानी कि 6 से काटेंगे 2 बार और 6 से काटेंगे 3 बार तो यानी कि 2/3 द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि 72 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र दर 104.4 रुपये है तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। तो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 72 रुपये की राशि पर मिश्र धन हमें 3 वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है 104 रुपये। तो यहाँ से हम इसका सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं कि 72 कितना है। तो 104.4 में से 72 माइनस करते हैं क्योंकि मिश्र धन जो होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो ब्याज हो गया आपका, ब्याज होता है आपका मिश्र धन में से माइनस मूलधन करते हैं तो ब्याज। तो 104.4 में से 72 माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पे इसमें से माइनस करते हैं तो 32.4 यानी कि 3 साल का जो ब्याज है आप दिया आया है ये 32.4 है। तो अभी यहाँ से 1 साल की हम ब्याज की गणना करते हैं तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा यहाँ पे इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 10.8 रुपये यानी कि 1 साल का ब्याज यहाँ पे 10.8 है। अभी अगर हम इसकी ब्याज प्रतिशत दर ज्ञात करते हैं तो हो जाएगी यानी कि 1 साल का ब्याज 10 रुपये 8 पैसे ब्याज लगा 72 पर तो 100 पर कितना है 1 0 से दशमलव और 36 दूनी 72 36 थे 108 और 10 थी और 30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 यानी कि ब्याज की दर 15% है। तो अभी आपसे पूछा है कि 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन तो यानी कि 15 5 75 यानी कि 75% हमें ज्ञात करना है 120 रुपये पर। तो ये अभी हो जाएगा 120 में 75% 15 5 75 तो ये हो जाएगा 90 रुपये हो जाएगा। तो 120 रुपये ये इसे 120 का 75% यानी कि 3/4 करेंगे हम तो ये आ जाएगा 90 रुपीज़। तो अभी आपसे मूलधन मिश्र धन पूछा है तो ये अभी प्रिंसिपल है 120 रुपये और इसमें ब्याज और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 210 रुपये यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको दिया है कि इस आकृति में AGB 132 है तो ACB ज्ञात करते हैं। फ्रेंड्स एक प्रॉपर्टी होती है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। एक प्रॉपर्टी होती है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर समान चाप है तो यहाँ पे समान चाप है यानी कि चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है 132। तो अभी सेम चाप द्वारा यानी कि सेम आर्क द्वारा परिधि पर कोण कितना होगा तो 132 का हाफ हो जाएगा आपका 66 डिग्री यानी कि ACB एंगल आपका आ गया 66 डिग्री यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बताना है कि 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट प्रदान की गई है तो हमें एकल छूट बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 15%, 20% और 25% की एकल छूट कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 15% और 20% की एकल छूट कितनी होगी। तो -15 और -20 प्लस 15 दूनी 300 ये 300 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गई। 15 और 20 35 में ये होगी हमें 32%। 32% के साथ में फिर हम लगाएंगे 25% की इफेक्टिव रेट। तो इन दोनों की एकल छूट हो गई -32 और -25 प्लस के 32 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 800 और 800 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं 800 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 0 से 2 0 ये आपका आ गया 57 और ये माइनस के 8 ये प्लस के 8 तो 57 में माइनस के ये आ जाएगा 49% यानी कि ओवरऑल जो होगी छूट जो होगी 49% की होगी यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
कि दिया है कि पाइप एक एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। कोई दो पाइप दिए है, तो यहाँ से एक आ जाएगी 18 और बी की आ जाएगी 24। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 72। 72 को 24 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार और 4 बार, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 4 और 3 एफिशिएंसी। तो अभी आपसे पूछा है यदि दोनों पाइप को एक साथ लगा दिया जाता तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो टैंक को भरने में लगा टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क 72 और कंबाइंड एफिशिएंसी होगी 7, तो 10 सही 2/7 यानी कि 10 सही 2/7 घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी का अनुपात 4:1 है। फलों का रस है, इसे मैं जूस से डिनोट कर रहा हूँ, और पानी का अनुपात आपसे दिया हुआ है 4x और 1x। तो मिश्रण का अनुपात 2:1 में बनाने के लिए कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो इसमें कितने लीटर की पानी की मात्रा आपसे पूछी है, ताकि मिश्रण का अनुपात फाइनली हमें 2:1 हो जाए। क्योंकि हम इसमें मिला रहे हैं सिर्फ पानी, तो जूस की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ऊपर अगर 4 है तो नीचे भी 4 होनी चाहिए, तो नीचे हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो नया रेशो जो होगा आपका ये हो जाएगा 4x और x, और ये हो जाएगा नीचे 4 और 2। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऊपर पहले प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। 4x और x की अगर हम दोनों का ऐड करते हैं तो 5 यूनिट की वैल्यू 55 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, इसका 11 गुना 44 और ये 11। तो पहले भी जूस की मात्रा 44 थी और अब भी मात्रा 44 ही है, यानी कि नीचे भी 44 ही है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आपकी आई है 44, इसका 11 गुना, तो 2 का 11 गुना हो जाएगा 22। यानी कि पहले अगर पानी 11 था तो अब हो जाएगा 22, यानी कि 11 से 12 22 हो गया। तो हमने फाइनली इसमें कितना वाटर ऐड करा, तो फाइनली हमने इसमें मिलाया है 11 लीटर पानी। तो इसका ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 11 लीटर इसमें पानी मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रानू क्वेश्चन नंबर 11, रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है। तो उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो वह स्कूल बोतल में ले जा सकती है। यानी कि ओवरऑल हमें वह उस बोतल का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बेलनाकार जो बोतल है, यानी कि बेलनाकार ये कोई बोतल हो गई, इसको हमें रेडियस व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर अगर व्यास है, व्यास होता है रेडियस का आधा। अगर डी डायग्राम और डायमीटर 12 है तो रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी हुई है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। तो अभी हमें इसका सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। किसी भी 3D इमेज का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया एक सर्किल की फॉर्म है, तो सर्किल का एरिया हो जाएगा πr² इंटू h। तो पाई की वैल्यू 22/7 और r है 6 का स्क्वायर 36 और h है आपका 21 सेंटीमीटर। तो 7 से काटेंगे 3 बार, और 22 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 या 66, और 66 इंटू 36 करते हैं तो आ जाएगा 6 छंग 36, यानी कि लास्ट में 6 आ रहा है। तो लास्ट में 6 केवल लास्ट में 6 देख के हम ऑप्शन मार्क कर देंगे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन 9 यानी कि 9 का मल्टीपल भी है, तो ये 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 और 3 10 ये नहीं है, ये यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। यानी कि पुलिसकर्मी और चोर के बीच की जो दूरी है वो आपको दी हुई है 1250 मीटर। ये कोई पुलिसकर्मी है यहाँ से, और ये चोर है। चोर को मैं थीफ से डिनोट कर रहा हूँ, और इनके बीच की डिस्टेंस है 1250 मीटर। तो ये पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और चोर चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। तो दोनों समान दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी कि ये भी इस दिशा में दौड़ रहा है और ये भी इस दिशा में। तो इनकी स्पीड दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखते हैं हम, यानी कि जब वह चोर पकड़ा जाएगा तब तक की दूरी और तब तक का समय समान रहेगा। तो चोर के पकड़े जाने तक का समय, हम इसे यहाँ से टाइम की गणना कर लेते हैं। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस है यहाँ पे 1250 मीटर। अगर हम इसे किलोमीटर में देखते हैं
तो 1250 को हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा, 1250 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1.25 यानी कि 1.25 किलोमीटर हो गया। तो अभी इसमें वैल्यू पुट करते हैं। डी डिस्टेंस हो गई बाय 1.25 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, 10 माइनस 8 यानी कि 2। तो जब वह पकड़ा जाएगा यानी कि जब वह पकड़ा जाएगा तो इतने समय पश्चात पकड़ा जाएगा यानी कि 1.25/2। तो अभी आपसे सिर्फ पूछा है कि जब वह पकड़ा जाएगा तो चोर कितनी डिस्टेंस दूरी तय कर लेगा। तो चोर द्वारा डिस्टेंस की गई दूरी होती है, डिस्टेंस होती है वो स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से स्पीड आ गई है, आप इस चोर की स्पीड जो है वो 8 है और टाइम आया है इसका 1.25/2। तो यहाँ से स्पीड की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। स्पीड है 8 किलोमीटर, 8 में 1.25/2 की मल्टीप्लाई करते हैं 1.25/2, 2 से काटेंगे 4 बार और 4 की सवा में 1.25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, 400 पूरा और 4 का 1/4 1 यानी कि 5 किलोमीटर वह दूरी तय कर लेगा चोर। तो ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा 5 है तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो sec थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 के बराबर होता है हमेशा। तो यहाँ से हम इसमें a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस tan थीटा आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू कर इसके रेसिप्रोकल में 1 के अपॉन में ले जाते हैं तो ये जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टी। तो अभी आपको दिया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इजकल टू 5 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा इसका 1/5। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो tan से tan कट जाएगा और यहाँ से 2 sec थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 2 sec थीटा हो जाएगा 5 प्लस 1/5। तो अभी आपसे पूछा है sec थीटा की वैल्यू क्या होगी। sec थीटा की वैल्यू क्या होगी तो ये 1/2 इधर चले जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 5 प्लस 1/5 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक सर्किल में एक 14 सेंटीमीटर लंबी वृत्त जीवा केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो हमें वृत्त की रेडियस फाइंड करनी है। तो एक ये हम कोई सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ये सही नहीं बना सर्किल, ये सर्किल हम एक अच्छे से ड्रॉ करते हैं। दिया है एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा, अगर हम ये जीवा इससे ड्रॉ करते हैं और इससे केंद्र से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये हमेशा जीवा के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। ये प्रॉपर्टी होती है, अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डालें तो इसके मिड पॉइंट पर तो ये यानी कि हाफ कर देती है इस जीवा को। अगर 14 है तो ये 7 और ये 7 हो जाएगी। तो इसकी जीवा केंद्र से जीवा की लंबाई आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो अभी आपसे पूछा है रेडियस, ये 24 है, रेडियस पूछा है तो ये रेडियस आ जाएगी आपकी 25, क्योंकि यह मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और 7 24 25 के साथ में एक इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर इसकी रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। इसके एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, जहाँ x होता है डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में और y होता है अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में। तो इनकी वैल्यू रखते हैं हम, देखते हैं। यदि धारा की दिशा में 16 किलोमीटर 15 मिनट में लगते हैं यानी कि 15 मिनट में वह अगर 16 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में कितना जाएगा। तो इसमें अगर हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 में हो जाएगा 64 किलोमीटर यानी कि ओवरऑल उसकी 64 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। तो ये होती है सिर्फ डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में। तो हम बात कर लेते हैं अभी इसकी अप स्ट्रीम में। अगर 100% उसकी अप स्ट्रीम में लगा टाइम है, दिया है कि
जो धारा के विपरीत दिशा में, यही एक पॉइंट है जो एग्जाम में कंफ्यूज कर रहा है बच्चों को, कि यही ये 25% कम है लिए गए समय से। अगर 100% अपस्ट्रीम में लगा समय है तो उससे 25% उसे डाउनस्ट्रीम में कम समय लगा। यानी कि अगर हम इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम की गणना करते हैं यहाँ से, तो अपस्ट्रीम में तो उससे 25% कम डाउनस्ट्रीम में समय लगता है। तो हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 75%। तो अपस्ट्रीम में लगा समय और डाउनस्ट्रीम में लगा समय का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो अपस्ट्रीम में लगा 100 और इससे 25% कम यानी कि 75 होगा डाउनस्ट्रीम में टाइम। ये टाइम का रेशियो आया है यहाँ से। तो 25 से काटेंगे 3 बार और 25 से काटेंगे 4 बार, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको दी है डाउनस्ट्रीम में 15 मिनट, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, इसका 5 गुना। तो अपस्ट्रीम में लगा समय कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट में वह, अब हम अपस्ट्रीम की गणना कर लेते हैं। तो अपस्ट्रीम में 16 मिनट में वह 20 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम में। तो 1 घंटे में, यानी कि 20 मिनट में जा रहा है, तो 1 घंटे में अगर हम देखते हैं तो इसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 मिनट, यानी कि तो 16 का 3 गुना हो जाएगा 48 किलोमीटर, यानी कि ओवरऑल उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा अपस्ट्रीम में स्पीड हो गई। तो अभी हम दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो पूछा है कि स्थिर जल में 1 घंटे में कितना किलोमीटर तक नाव चला सकता है। तो x + y/2 है फॉर्मूला अभी था, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 64 + 48 डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा 56 किलोमीटर, यानी कि वह व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में 56 किलोमीटर नाव चलाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है और अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। कोई 2 व्यक्ति है, भरत और अजय दिया है। भरत करता है, ये नहीं, अजय करता है 32 दिन में। भरत करता है ऐसे 24 दिन में, वो 32 दिन, वो अजय करता है 32 दिन में। तो भरत का भी नहीं दिया है क्योंकि ये एकांतर दिन में काम कर रहे हैं, भरत अजय भरत अरे। क्योंकि अगर एकांतर दिन में काम करते हैं तो काम 8 दिन में पूरा हो जाता है। अगर दोनों की, यही एक पॉइंट है आया इसमें कि अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो कार्य 8 दिन में पूरा हो जाता है। एकांतर दिन में काम करे, अगर दोनों एक दिन में मिलकर काम करे तो कार्य 4 दिन में हो जाएगा। तो भरत और अजय अकेले उस कार्य को करेंगे 4 दिन में। तो यही एक इसमें समझने का पॉइंट था कि भरत और अजय की एफिशिएंसी वो चेक करेंगे 4 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा 8। तो भरत और अजय की एफिशिएंसी आ गई 8 और अजय की एफिशिएंसी आई है 1। तो यहाँ से हम अजय की एफिशिएंसी कर देते हैं, तो अजय की क्षमता जो आई है 8 - 1 करते हैं तो आ जाएगी 7, यानी कि भरत की जो एफिशिएंसी आई है वो आई है 7। तो अभी आपसे पूछा है भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना कितने दिन में पूरा होगा। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क है 32 और इसका 7 गुना 7 और इसकी एफिशिएंसी डिवाइड करते हैं तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 32 दिन में है उस कार्य को पूरा करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sec थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 32 है। तो आपसे पूछा है sec स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये एक फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है अलजेब्रिक कि एक फॉर्मूला होता है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू अगर k है या तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। ये इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन था जो एग्जाम में कंफ्यूज कर रहा था। तो अगर हम 32 का स्क्वायर करके -2 करते हैं तो आंसर आ जाएगा 32 का स्क्वायर हो जाए 1024 और इसमें से 2 माइनस करते हैं तो 1022, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ABC अकेले किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ABC कोई 3 पर्सन है तो ये कार्य कर रहे हैं, ये A करता है 12 में, B करता है 15 में, C करता है 20 में। अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले ले तो एलसीएम आ जाएगा 60। ये टोटल वर्क हो गया। तो इसे 20 से डिवाइड कर 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। तो ABC की जो एफिशिएंसी का रेशो आया है वो 5, 4, 3 है। तो अभी आपसे पूछा है यदि वे 4 दिन तक का एक साथ
मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितना शेष बचेगा। ए बी सी का एक दिन का कार्य कितना है, 5 और 4 3, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि एक दिन का कार्य 12 है, तो 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 48। तो अभी कितना शेष रह गया कार्य, तो शेष रह गया 60 में से 48 कार्य हो चुका है, तो अभी शेष कितना है, तो शेष 60 में से अगर 48 माइनस करते हैं तो आ जाएगा बचा कार्य। तो यहाँ से शेष कार्य देख देते हैं, शेष कार्य यानी कि रिमेनिंग कार्य हो जाएगा 60 माइनस 48 इजकल टू 12। तो 12 बचा है आउट ऑफ 60, यानी कि 12 पंजे 60, यानी कि 1/5 काम अभी भी बचा है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0 और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इजकल टू 254। तो आपसे पूछा है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। एक फॉर्मूला होता है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इजकल टू x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू में x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 2 इन माइनस कर देते हैं जो x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये एक फॉर्मूला होता है, x की पावर 5 और x की पावर 7 के क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं एग्जाम में, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, इनको याद रखना चाहिए। तो अभी आपको दिया x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 254 है, तो 2 माइनस करने के लिए इसमें 2 ऐड करके अंडर रूट ले लेते हैं। तो 254 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 256 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और अब इसकी पावर और 2 हाफ कर देते हैं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16 में 2 ऐड करेंगे 18 और इसका अंडर रूट लेंगे 3√2। तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 3√2, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 3√2, और x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 आ गई 16। तो हमें फाइंड करनी है अभी x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। तो एक फॉर्मूला है इसका भी, x की पावर 3 पे जाने के लिए x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, तो 3 यानी कि इसका क्यूब करते हैं, तो 3√3 2 का क्यूब कर देते हैं और माइनस कर देते हैं 3 इंटू 3√2 इस माइनस कर देते हैं इसका 3 टाइम। तो अभी देखते हैं इसका क्यूब क्या होगा 3√2 का, तो 3 3 9 और 9 3 27 और 27 दूनी 54, तो 54√2, तो ये आ गया इसका क्यूब, 54√2 इसका क्यूब आ गया, और 3 3 9 यानी कि 9√2 आ गया। तो इसमें से माइनस करते हैं 45√2, इस पूरे की वैल्यू आ गई x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, यानी कि 45√3 या √2 आ गया। तो इन दोनों की इनकी मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो 720 45 16 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 720√2, और इसमें से 3√2 माइनस करते हैं तो 717√2, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कोई वस्तु है मिड पॉइंट पर, इसका सीपी कोई चुरा होगा, यदि इसे 16% की हानि पर बेचा जाए तो बेचेगा कितने का 84% में। अगर इसे 20% के लाभ में बेचा जाए तो बेचेगा कितना का 120 में। तो अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 84 और 120 का होगा 36%। तो 36% की जो वैल्यू आपको दी हुई है 324 है, तो 36 निम्मा ये इसका 9 गुना है, तो 36 का 9 गुना ये इसका 9 गुना है, तो आपको बतानी है 100% की वैल्यू। तो इसका 9 गुना है तो 100 का 9 गुना हो जाएगा 900 रुपये, यानी कि इस कॉस्ट प्राइस जो आ गया वस्तु का 900 रुपये आया है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आपको ये फाइंड करना है कि क्या होगा साइन ए क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा का मान। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला आया है वो आया है ए प्लस बी आ गया,
और अंदर बच जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ये इसका फॉर्मूला बनता है यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना चाहिए। तो अभी आप इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और अपोन में है आप इसके साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा अपोन में है तो इससे कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है 1, तो 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया है एक्स ट्रायंगल एक्स वाई जेड और ट्रायंगल एल एम आर। ये जो सिंबल होता है ये सिमिलरिटी का होता है, ये सिंबल कंफ्यूज करते हैं। और ये जो सिंबल होता है 2 सिंबल और ये 3 सिंबल वाली होता है कॉन्ग्रुएंट का, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में। तो अभी आपको दिया है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दो कोई ट्रायंगल है, यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 2 ट्रायंगल। दिया है एक्स वाई बराबर होगा एल एम के और वाई जेड होगा, ये हो जाएगा एम आर के, और जेड एक्स हो जाएगा इसके सिमिलर आर एल के। तो ये हम अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड हमेशा इसके बराबर होगी। तो एक्स वाई है आपकी 2m प्लस 1 बराबर है एल एम के, तो एल एम है आपकी 5, यहाँ से ये वैल्यू 5 इसके बराबर होगी 5, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई, इस ये माइनस ये एक इधर चले जाएंगे 2, तो m की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। अभी दूसरी देखते हैं वाई जेड है यहाँ पे 2p प्लस 2, तो 2p प्लस 2 वाई जेड वैल्यू जितनी वैल्यू है 2p प्लस 2, जो 2p प्लस 2 ये बराबर होगी किसके, एम आर के। एम आर है आपकी 8, यानी कि 2p प्लस 2 जो बराबर है वो 8 के है, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये p की आ गई, m की आ गई। अभी बची है सिर्फ एक साइड जेड एक्स जो है आपकी 7 है और ये बराबर है आर एल के, तो 2x माइनस 1 बराबर है 7 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। तो m की वैल्यू पता है p की और x की, तो अभी आपसे पूछा है mx p की वैल्यू कितनी होगी, तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 5 और 4 9, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि a इजकल टू 17 b इजकल टू 13 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस a माइनस बी जो होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। और अगर हम इसे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, ये बराबर होगा a माइनस बी के होल क्यूब के। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ में बनती है एग्ज़ाम में, तो इन दोनों को अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो सिर्फ खाली हमें सिर्फ दिख रहा है कि ये दूसरी प्रॉपर्टी पर आधारित है, तो ए और बी की खाली वैल्यू रखते हैं, ए की 17 और बी की 13, तो 4 आ जाएगा, 4 का क्यूब करते हैं तो 64, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो दिया है कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 6 और ये 36 18 और 5 15, ये यानी कि ये वैल्यू जो आ गई 15 प्लस ये हो जाएगा 2 18 दूनी 36 36 दूनी 72, यानी कि ये 18, ये 2 और 2 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 6, तो इसकी पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 72 से यहाँ तक वैल्यू जा गई आपकी 6 आ गई, ये 15 प्लस 6 प्लस ये माइनस आ जाएगा, और ये आगे बचता है 4 के बटे में 8 और इंटू 2 से काटेंगे 8, यानी कि 1 15 प्लस 6 माइनस 1 करते हैं 15 6 21 और 21 में से 1 माइनस करते हैं तो 20, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 है तो अब से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ज्ञानेंद्र और अरविंद की जो अनुपात है 6x 5x है, तो 6x प्लस 5x यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 55, तो 1 की कितनी आ जाएगी, x की 5। तो इनकी हम वर्तमान आयु देख लेते हैं 6x, तो x की अगर 5 है तो 6 पंजे 30। ज्ञानेंद्र की आ गई और ज्ञानेंद्र की आ जाएगी यहाँ से 30 वर्ष और अरविंद की आ जाएगी 25 वर्ष। तो पूछा है अब से 7 वर्ष, तो ये हो जाएगा इनमें दोनों में 7-7 वर्ष ऐड कर देते हैं। तो 30 में 7 ऐड करते हैं तो 37 और 25 में 7 ऐड करते हैं तो 32, यानी कि 37:32, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे शिफ्ट 4 के 25 सवाल मैथ के। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।